ये बात है सन 1640 की, जब लैटिन साइंस स्कॉलर्स की मेन लैंग्वेज हुआ करती थी। लैटिन सिंबल बेस्ड थी, इसलिए इसे समझना सभी के लिए मुश्किल था, यूरोपियन के लिए भी और नॉन यूरोपियन रेजिडेंट के लिए भी। इसको लेकर के जॉन विल्किंस ने एक वर्क पब्लिश किया था, इसका नाम था सीक्रेट मैसेंजर, जिसमें इस बात का जिक्र था कि अगर साइंस को इंटरेस्टिंग बनाना है और ट्रेड को ईजी करना है तो लैटिन के सब्स्टिट्यूट को देखना पड़ेगा। इसको लेकर के जॉन विल्किंस ने एक सोसाइटी बनाई 1660 में। इस सोसाइटी का नाम था रॉयल सोसाइटी। इस सोसाइटी का मकसद था लैटिन के सब्स्टिट्यूट को ढूंढना और ट्रेड को इजी करने का रास्ते को बताना। इसको लेकर के 1668 में जॉन विल्किंस ने एक ऐसे पब्लिश किया, ये ऐसे इंग्लिश में था, जिसमें इस बात का जिक्र था कि ट्रेड को अगर इजी करना है तो हमारे पास एक कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। इट वॉज द फाउंडेशन फॉर द करंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। इनकी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लगभग 100 साल से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है। 1789 यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का वक्त आ जाता है, तब फ्रांस इस बात पे इन्फेसाइज करता है कि हमारे पास एक कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। इसको लेकर के अप्रोच करता है फ्रांस ब्रिटेन को कि 1791 में कि हम आए और कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इवॉल्व करें, डेवलप करें, लेकिन ब्रिटेन इस इनवाइट को इग्नोर कर देता है। देन 1791 में ही फ्रांस डिसाइड करता है कि वो अकेले आगे बढ़ेगा और एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को बनाएगा। यानी 1791 में मीट्रिक सिस्टम की शुरुआत यानी फाउंडेशन पड़ जाती है। सिस्टम इवॉल्व नहीं होता, लेकिन फाउंडेशन पड़ जाती है। 1799 का वक्त आता है जब फ्रेंच नेशनल आर्चीव में 2 आर्टिफैक्ट सबमिट किए जाते हैं। एक 1 किलोग्राम को डिस्क्राइब करने वाली प्लेटिनम बार और एक 1 मीटर को डिस्क्राइब करने वाली प्लेटिनम रॉड सबमिट करी जाती है। यानी 1799 में मीट्रिक सिस्टम में सिर्फ 2 फिजिकल क्वांटिटी थी, एक थी मास और दूसरी थी लेंथ। इस मीट्रिक सिस्टम का मोटो था फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल। इसी पीरियड तक साइंटिस्टों को हर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जुड़े लगभग सारे फिनोमिना के बारे में पता चल चुका होता है, लेकिन साइंटिस्टों के अंदर एक बिलीव होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये 2 अलग अलग फिनोमिना, यानी दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, कहीं से भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। लेकिन 1801 का वक्त आता है जब क्रिश्चियन ऑर्चर्ड को लगता है कि नहीं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। इसको लेकर के ये वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं। 2 साल ट्रैवल करने के बाद इनको सिर्फ एक साइंटिस्ट ऐसा मिलता है जो इनकी इस बात से एग्री कर रहा होता है कि हाँ, देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होना चाहिए। ये वापस आते हैं 2 साल ट्रैवल करने के बाद कोपनहेगन यूनिवर्सिटी में अप्रोच करते हैं फिजिक्स टीचर की जॉब के, लेकिन वहाँ इनको जॉब नहीं मिलती। तो कोपनहेगन में ही ये प्राइवेट लेक्चर देना चालू करते हैं। इनके लेक्चर्स काफ़ी फेमस होते हैं, तो 1806 में कोपनहेगन यूनिवर्सिटी इनको फिजिक्स लेक्चर की जॉब ऑफर कर देती है। वहाँ ये रिसर्च करते हैं और 1820 में इस बात को प्रूव कर पाते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक माइलस्टोन था सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ट्रेड पर ज़्यादा असर नहीं कर रहे थे, इसलिए लंबे समय तक किसी ने इनको किसी भी सिस्टम मेजरमेंट में रखने की कोशिश नहीं की। लेकिन 1875 का वक्त आते आते सबको एहसास हुआ कि ट्रेड को अगर इजी करना है और इन फ्यूचर इन क्वांटिटीज़ की जरूरत पड़ सकती है, तो एक मीटर कन्वेंशन साइन की जाती है। 17 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंगली इस बार ब्रिटेन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। इस मीटर कन्वेंशन का मेन मकसद था एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डेवलप करना, यानी एक ऐसा सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट बनाना जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो। दूसरा, इसको मेंटेन करना, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, लेकिन इसे डेवलप इवॉल्व भी करना और साथ ही साथ इसको मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करना? जैसे जैसे नॉलेज आती जाए उसके साथ अपने आप को अपग्रेड करना, या कोई मेजरमेंट की नीड अराइज होती है उसके अकॉर्डिंग में अपने आप को अपडेट करना। यानी एक लिविंग इवॉल्विंग सिस्टम था SI, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स।
इसको डेवलप करने में मेन रोल अदा किया 4 बड़े साइंटिस्टों ने, जिनमें कार्ल फ्रेडरिक गॉस, वेबर, मैक्सवेल और केल्विन थे। ध्यान से देखने में पता चलता है कि गॉस इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए थे, वेबर और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जुड़े हुए थे, केल्विन हीट यानी टेम्परेचर से जुड़े हुए थे, हीट या टेम्परेचर से जुड़े हुए थे। इन लोगों के हार्ड वर्क के बाद 1954 में आकर के इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और लुमिनस इंटेंसिटी को बेस क्वांटिटी की फॉर्म में सेलेक्ट किया जाता है। 1875 आते आते टाइम को मीट्रिक सिस्टम में इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई क्वांटिटी नहीं थी। बाकी क्वांटिटी 1954 और उसके बाद आती चली गई। यहाँ पर जिक्र होता है बेस क्वांटिटी का। बेस क्वांटिटी क्या है? बेस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज का एक सबसेट है। सबसेट यानी खुद में एक सेट है। एक सेट है, अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वेयर नो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अदर। हियर वी गेट द मिस इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर जो ये जिक्र है कैन बी एक्सप्रेस्ड a set of physical quantity where no physical quantity can be expressed in the terms of other, it simply means अगर 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनमें से एक को अलग करो, बचती हैं 6, तो इस एक क्वांटिटी को इन 6 के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ऑल्सो बेस क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी भी थी, वो ये थी कि विद द हेल्प ऑफ दिस सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड इजीली। यानी इन 7 क्वांटिटी या 6 क्वांटिटी जो भी कुछ उस टाइम तक थी, उनकी हेल्प से बाकी सारी क्वांटिटीज को इजीली मेजर किया जा सके। बात मन में आती है कि इलेक्ट्रिक करंट को फिर क्यों चूज किया? तो जिस वक्त हम इसको चूज कर रहे थे, उस वक्त दो चीजें थी जिसको ध्यान देना चाहिए। 2 फिनोमिना और 3 क्वांटिटीज थी। 2 फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और 3 क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी। ध्यान से देखने में पता चलता है कि चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, दैट इज Q proportional to I, and magnetic field due to a current carrying object depends upon current, that is B proportional to I. That means अगर हमें करंट के बारे में पता इंफॉर्मेशन है तो हम चार्ज पता लगा सकते हैं और फील्ड पता लगा सकते हैं। ध्यान देने की बात है, हम करंट को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसका कहीं ये मतलब नहीं कि हम चार्ज को मेजर नहीं कर सकते थे। चार्ज मेजर हो सकता था 1760 से। 1760 में पहला इलेक्ट्रोमीटर बन चुका था। हाईली सेंसिटिव नहीं था, लेकिन चार्ज की वैल्यू बताने की कैपेसिटी रखता था। 1844 आते आते गुलाम ने हाईली सेंसिटिव टॉर्सन बेस्ड इलेक्ट्रोमीटर बना दिया था, तो चार्ज की एक्यूरेट वैल्यू बता पा रहा था। यानी चार्ज को मेजर न कर पाना कोई बात थी ही नहीं। चार्ज मेजर हो रहा था, करंट भी डायरेक्टली मेजर हो रही थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर हम चार्ज को बेस क्वांटिटी मानते तो मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए हमें पहले करंट पता लगानी पड़ती, तब हम जा करके फील्ड पता लगा पा रहे होते। लेकिन करंट जो कि डायरेक्टली मेजर हो रही थी, उसकी हेल्प से हम चार्ज भी डायरेक्टली पता लगा पा रहे हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली पता लगा पा रहे हैं। यानी बेस क्वांटिटी की जो प्रॉपर्टीज थी, that is with the help of this set of physical quantity all other physical quantities can be measured easily। यहाँ पर करंट सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही थी, यानी ये हाईली एलिजिबल थी बेस क्वांटिटी बनने के लिए। यानी एक तरीके से देखें कि चार्ज के कंपेयर में करंट के पास ज़्यादा एलिजिबिलिटी थी टू बिकम अ बेस क्वांटिटी। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी चूज किया गया 1954। थैंक यू सो मच।